जय हिंद स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश से परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है और प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं और इससे इम्पोर्टेंट तथ्यों को पढ़ा जाएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। ये हम लोगों को पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन बताया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और जैसे प्रवेश करता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह डिफिनीशन जो भी बताया गया है प्रकाश का अपवर्तन, हम एक इमेज के माध्यम से इसको समझ लें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये एक माध्यम है, यह एक कांच है। यह कांच जो पारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश की किरण है। यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। प्रकाश माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर आता है और इसको अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यह दो माध्यमों को डिवाइड करने वाला पृष्ठ है। दो माध्यमों को डिवाइड करने वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसको अपवर्तक पृष्ठ। अब यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, तो जिस बिंदु पर आपतित होता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पृष्ठ के लंबवत यानी अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत परलंब तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत है, अभिलंब कहलाता है। अब जब ये प्रकाश किरण आ रहा है तो अगर ये माध्यम अनुपस्थित होता तो क्या होता, प्रकाश किरण सीधे चला जाता। परंतु इस माध्यम के होने की वजह से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी यह इधर जाने के बजाय इधर आता है। इस प्रकाश किरण को अपवर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण है। इस प्रकाश किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। अभी सबकी परिभाषा को जान लिया जाएगा और परावर्तन के नियम वाले में यानी परावर्तन की जब घटना हो रही थी प्रकाश में तो वो पढ़ा गया था कि आपतित किरण क्या होता है। तो यह एक किरण आरेख है, यानी यह आपतित प्रकाश किरण है। ये माध्यम एक से चल के आ रही है। दूसरा माध्यम का अंतरा पृष्ठ जो है, अंतरा पृष्ठ बोलते हैं जब जो दो माध्यमों को डिवाइड करने वाला पृष्ठ होगा, उसी अंतरा पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये जो पृष्ठ है इसे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो ये आपतित किरण है जो पहले माध्यम से होकर आ रही है, जैसे दूसरे माध्यम से टकरा रही है, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। ये जो रेखा है प्रवेश किरण है जो अपवर्तित किरण कहलाती है। यह अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और मुड़ने की बात क्या हो रही है, माध्यम पर डिपेंड करता है।
याद रखना होगा, एक ही माध्यम में प्रकाश एक सीधे मार्ग में संचरित होती है और उसमें प्रकाश के चाल भी नहीं परिवर्तित होती है। लेकिन यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की, माध्यम चेंज हुआ, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसकी चाल भी बदल जाती है। अब इस हिसाब से ये जो माध्यम होता है दो, तो यह माध्यम इसके सापेक्ष विरल भी हो सकता है और सघन भी हो सकता है। तो हम ये भी जानेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम में चाल कैसा होता है प्रकाश का और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रकाश किरण, जैसे अपवर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है आपतित प्रकाश किरण कहलाती है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। अपवर्तक पृष्ठ बता ही दिया गया, दो माध्यमों को डिवाइड करने वाला अंतरा पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये अविलंब है, अविलंब आपतन कोण के साथ, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है इंसिडेंट एंगल, अर्थात आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, उसके पहले लेटर स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन में क्या होता था, यह आई आर के बराबर होता था, परंतु अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। आई और आर बड़ा और छोटा होता है। आई बड़ा कब होगा, जब आपतित किरण यानी माध्यम 1 सघन है, माध्यम 1 जब विरल होगा तो आपतन कोण बड़ा होगा और माध्यम 2 जब सघन होगा तो अपवर्तन कोण छोटा होगा। इसका प्रमाण जो है अपवर्तन के नियम में, स्नेल के नियम से दिया जा सकता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हो गई। क्या क्या परिभाषा हो गया, प्रकाश का अपवर्तन जान लिए आप लोग क्या होता है, पुनः रिवाइज करते हैं इसको कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तथा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। माध्यम दूसरे पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण या अपवर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित प्रकाश किरण बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब है। आपतन बिंदु क्या होता है, प्रकाश अपवर्तक पृष्ठ के, आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है या जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये जो है आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। क्योंकि आपतन बिंदु की परिभाषा और अभिलंब की परिभाषा, आपतित किरण की परिभाषा प्रकाश के परावर्तन में भी बताया गया था। बस उसमें और इसमें अंतर क्या होगा, उसमें प्रकाश के परावर्तन में यहाँ परावर्तित किरण था और इसमें अपवर्तन में अपवर्तित किरण होगा। आपतन कोण की परिभाषा वहाँ भी बताया गया था और अपवर्तन कोण वहाँ पे परावर्तन कोण की जगह अपवर्तन कोण बताया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप अगर एक याद कर रखे हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा सकता है, उसके आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए उसको बताया जा रहा है। अगर आपको परावर्तन में समस्या होगी तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब जो है इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे माध्यम क्या होता है, सघन और विरल माध्यम। इसके लिए जब प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है तो अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। पुनः ध्यान दिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण ज्या को ज्या को अंग्रेजी में साइन बोलते हैं, एस आई एन ई, लेकिन इसको लिखते समय जो एस आई एन लिखते हैं, ज्याविंगा लिखते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो ये जो आपतन कोण आई है इसका ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण आर है तो आर का ज्या यानी साइन आर। इन दोनों का अनुपात नियत होता है, या साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है। तो इसको आपतन कोण की ज्या पहला हो गया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब अविलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या इसको बोलते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या इसको बोलते हैं साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, अब इसको इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखा जा सकता है, जो यहाँ लिखा गया है का अनुपात, तो इसको लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, यही नियतांक है। साइन आई और साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, ये स्नेल का नियम है। ठीक है, इस अपवर्तन के द्वितीय नियम को, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, इसमें अपवर्तन का नियम, इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं और बहुत सारे थियोरी को इसी की सहायता से हम लोग समझेंगे जो प्रकाश से रिलेटेड है, अपवर्तन से रिलेटेड है। तो जब भी अपवर्तन होगा, जैसे इसी की सहायता से हम ये समझेंगे कि प्रकाश की चाल में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो कैसे दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये जान लिया जाएगा। तो यहाँ पे साइन आई और साइन आर का जो अनुपात नियतांक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब अपवर्तनांक जो है यानी यह नियतांक जो है अपवर्तनांक होता है, जिसको 1m2 या 1μ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ n जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो इसको अपवर्तनांक बोलेंगे 1 यानी पहला माध्यम है 2 दूसरा, तो जो पहले होता है इसको सापेक्ष पढ़ते हैं, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यहाँ पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ये पढ़ा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इसी की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कॉपी करो, उसके बाद जो है दूसरे इसके सहायता से आगे के टॉपिक पढ़ते हैं।
पहले माध्यम में पहला माध्यम को हम रियल मान लें एंड विरल माध्यम, और इसको सघन माध्यम मान लें। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आती है तब विलंब की तरफ झुक जाती है। देखो माध्यम यदि विरल होगा तो इसमें प्रकाश की चाल मान लो V1 है पहले में, दूसरे माध्यम में चाल जो V2 है, ठीक है। तो जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो जो साइन I और साइन R है, इसको हम लिखे हैं अपवर्तनांक की परिभाषा कि 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये यानी स्नेल के दूसरा नियम में जब साइन I और साइन R का अनुपात नियतांक होगा, इसी नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली आप डिफाइन करें तो देखिए लिखा जाता है साइन I इक्वल साइन R, साइन I प्रोपोर्शनल टू साइन R, या साइन I इक्वल कांस्टेंट इंटू साइन R। यह कांस्टेंट टर्म जो होता है 1n2 होता है साइन R और साइन I। तो इसको जो है 1n2 वेयर 1n2 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम से यहाँ तक आप कर सकते हैं कि साइन I प्रोपोर्शनल टू साइन R, साइन I इक्वल कांस्टेंट इंटू साइन R, यानी कांस्टेंट को 1n2 लिखते हैं तो इसको समानुपाती नियतांक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको अपवर्तनांक कहा जाता है। अब अपवर्तनांक बताएं दो प्रकार का होता है, ये दोनों जो डिपेंड करता है माध्यम से। इसमें यह अपवर्तनांक जो है यदि दो होता है, पहला यदि प्रकाश किरण निर्वात से अन्य माध्यम में प्रवेश करता है, अन्य माध्यम में प्रवेश करता है। यदि प्रकाश किरण निर्वात से अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो यदि प्रकाश किरण निर्वात से अन्य माध्यम में प्रवेश करता है, यानी पहला माध्यम निर्वात है और दूसरा कोई अन्य माध्यम है, तो 1n2 को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो 1n2 को पहला माध्यम निर्वात है तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक न होकर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ कहेंगे 1n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ये तो इसको डिफाइन कर दिया गया। अगर पहला माध्यम y अथवा निर्वात के अलावा दूसरा कोई माध्यम है, ठीक है, y और निर्वात न हो, दूसरे माध्यम कुछ भी हो, उसके सापेक्ष उसके दूसरे अन्य किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें बस इतने याद रखना है, यदि पहला माध्यम निर्वात है
तो निर्वात से अगर प्रकाश किरण y में जाती है, निर्वात से y में जाएगी तो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो उसको संक्षेप में लिखें, निर्वात या y से, निर्वात अथवा y से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली निर्वात अथवा y से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको पहला माध्यम अब्सेंट रहेगा यानी निर्वात अथवा y रहेगा तो n2 दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, n2 से दर्शाएं, यहाँ कुछ लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होगा, यदि निर्वात अथवा y एक माध्यम से, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो साइन आई और साइन आर का अनुपात, साइन आई और साइन आर का अनुपात 1:2, इसको 1:2 को एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक करते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर जो 1:2 है, एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इसको कहते हैं। इस तरह से अपवर्तनांक 2 हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश की चाल पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, जो अपवर्तनांक होता है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो इसको लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात 1:2 होगा, जिसको अपवर्तनांक कहेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक करते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 कर लें, इसको 2 कर लें, तो ये आप देख सकते हैं 1:2 का मान यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v1 कर लें, जो यहाँ लिया गया है, और दूसरे में प्रकाश की चाल v2 कर लें, तो इसको याद करके लिख सकते हैं 1:2 इक्वल v1 बटा v2, इक्वेशन 2। इससे तुलना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू v1 बटा v2। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, विरल माध्यम अर्थात जब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी माध्यम के जो कण होते हैं, उनके डेंसिटी जो है कम होती है अकॉर्डिंग टू डेंसर मीडियम, सघन माध्यम के सापेक्ष। तो जैसे आप बहुत भीड़ भाड़ जगह है तो उसमें दौड़ना कठिन काम होता है, और उसमें चाल जो है कम हो जाएगी, और खुला माध्यम है अर्थात ग्राउंड खुला हुआ है तो उसमें रनिंग करना आसान हो जाता है, आसानी से दौड़ सकते हैं, ठीक है, अर्थात बिना टकराए, किसी व्यक्ति से टकराए मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें जो विरल माध्यम होता है, इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी सघन माध्यम की अपेक्षा। तो v1 बटा v2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, v2 से भाग करते हैं दोनों तरफ, तो v1 बटा v2 इज ग्रेटर देन 1। अब v1 बटा v2 का मान देखिए यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर यहाँ रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इज ग्रेटर देन 1, या इसको हम लिख सकते हैं ये साइन आर का दोनों तरफ गुणा कर दें, यहाँ पे साइन आर और गुणा यहाँ भी साइन आर का गुणा कर दें, तो
कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा। तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अब ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो आई इज ग्रेटर देन आर। आई क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण किस में है? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बताएं अधिक होता है। यदि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है सघन माध्यम की अपेक्षा, तो आप समझ सकते हैं कि आपतन कोण विरल माध्यम में बना कोण यानी आपतन कोण है, सघन माध्यम में कोण जो है अपवर्तन कोण छोटा है। तो जब आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण छोटा होगा, स्वाभाविक है कि अपने मार्ग के विचलित हो रहा है। अर्थात आप सीधे कह सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है, झुकेगा तभी यह कोण जो है छोटा होगा। ठीक इसी का अपोजिट हम ये डिसाइड कर लें, ठीक इसी का अपोजिट ये डिसाइड कर लें कि जब V1 कम है V2 से, जब V1 कम होगा V2 से, यानी यह माध्यम जो है अगर सघन है, अगर ये सघन माध्यम ले लिया जाए पहला माध्यम, तो यह कम होगा इसमें प्रकाश की चाल, तो V1 बटा V2 करेंगे तो यह बराबर 1 हो जाएगा। V2 से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो अब V1 बटा V2 का मान रखेंगे साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज लेस देन 1। इसका इसमें ये साइन आर का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर साइन आर हो जाएगा। तो साइन आई इज लेस देन साइन आर, अर्थात दैट इज आई इज लेस देन आर। देखिए सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में इसकी चाल कम होगी, यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगा तो ये अविलंब से दूर हट जाएगा। इसको हम फिर से यहाँ एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, एक फिगर यहाँ ड्रा कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यह एक माध्यम ले लिया गया, मान लिया जाए कि यह जल है, ठीक है, तो इसमें प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, ये अविलंब हो जाएगा, ये आपतित प्रकाश किरण है, अविलंब की तरफ झुकेगी, ऐसे सीधे आएगी, तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अविलंब की तरफ झुक जा रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लिया, ये अविलंब की तरफ झुक जा रही है, तो ये विरल से सघन में, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये माध्यम क्या है? सघन है। अब सघन से विरल में जाएगी तो यहाँ रिवर्स कर दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसा यहाँ दर्पण लगा दें, जो ये समतल दर्पण रख दिया जाए, तो दर्पण से परावर्तन होता है, जैसे आता है वैसे वापस चला जाएगा, विलंब है, ठीक है। तो यह इस तरह की प्रक्रिया होगी, इसको रिवर्सिबल प्रक्रिया बोलते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिससे प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है दूसरे माध्यम में, इसमें जल में एक दर्पण रख दिए, समतल दर्पण, तो यह विलंबोत पड़ रही है तो फिर वापस चली जाएगी इसी मार्ग से। तो इसके सापेक्ष इसमें जब आ रहा है तो साइन आई साइन आर, साइन आई और साइन आर का अनुपात नियतांक होगा, इससे इसमें जा रहा है सघन से विरल में जा रहा है, तब क्या होगा, ये भी साइन आर और साइन आई का अनुपात नियतांक होगा। तो ये पहला माध्यम 1 है, ये दूसरा माध्यम 2 है। तो एक तो ये बता दिया गया आपको कि देखिए यहाँ पे दूसरे माध्यम सघन है, तो दूसरे माध्यम में आर का मान जो है यहाँ आई का मान बड़ा था, वहाँ आर का मान बड़ा हो जा रहा है, यानी दूसरा माध्यम यह पहला माध्यम माना गया था, पहला माध्यम विरल माना गया था, ठीक है, आई, तो इसलिए सघन माना गया था इसलिए छोटा है, और दूसरा ये बड़ा है। अब इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार देखिए यहाँ पे इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष स्नेल का नियम लगाया जाए, अपवर्तन का दूसरा नियम, साइन आई और साइन आर, इसका अनुपात 1 या 2, समीकरण 1 हो जाए। अब दूसरे माध्यम से प्रकाश पहले में जा रहा है, तो दूसरे माध्यम में आपतन कोण आर हो जाएगा, तो आपतन कोण आर है और अपवर्तन कोण आई है, अपवर्तन कोण आई है, तो ये दूसरे से पहले में जा रहा है, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक ध्यान रखना होगा। जिस माध्यम से प्रकाश आता है तो उसका पहला माध्यम
तो वो पहले रहेगा अपवर्तनांक उसके सापेक्ष, जिसमें प्रवेश करेगा जिस माध्यम में दूसरा माध्यम होगा यानी उसके सापेक्ष। तो पहला कंडीशन बन रहा है कि पहले से दूसरे में आ रहा है, तो इसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1n2 लिखा गया। अब प्रकाश जो है रिवर्स हो रही है यानी वापस जा रही है, तो पहला माध्यम क्या होगा, ये जो सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम को पहला माना जाएगा, तो ये आपतन पूर्ण हो जाएगा। और दूसरा माध्यम जो अभी ये विरल माध्यम है यानी प्रकाश ऐसे जा रही है ऐसे मुड़ जा रही है। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तभी बताया कि यहाँ पे कि अवलंब से दूर हटेगी, तो इसको I माना जाएगा, इसको R माना जाएगा। तो ये साइन R बटा साइन I हो जाएगा। अब इसमें अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी क्योंकि माध्यम दूसरे के से पहले में जा रहा है अर्थात सघन से विरल में। इसको इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन I बटा साइन R मल्टीप्लाई बाई साइन R बटा साइन I इक्वल 1n2 इंटू 2n1। अब देखिए यहाँ पे यह साइन I से साइन I कैंसिल आउट होगा, ये R से R कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दिया जाए इसको, तो 1/1n2 इक्वल 2n1। यानी इसको इस तरह से समझ लें कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो पूछेगा दूसरे के साथ पहले का अपवर्तनांक क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1n2 इसको लिखेंगे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1/, ये 2 है, 2 के सापेक्ष 1 का, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 1 के सापेक्ष 2 का, यानी 1 को यहाँ लिखेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, लिखने में बस इतना ध्यान रखना होता है। तो 1n2 लिखा जाएगा, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1/, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और इसका मान है 1n2 का मान दिया 1.5, ठीक है। ये 10/15 है, भाग कर देंगे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना होगा। अब पहला माध्यम जैसे मान लो वायु, दूसरा माध्यम कांच या वाटर या लिक्विड, ग्लास वाटर लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश वायु से जब कांच में आएगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ag। और यदि कांच और या वायु से जल में आएगा, तो वायु से आ रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वाटर, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे जल की जगह कोई अन्य द्रव हो, ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसी तरह से 3 माध्यम रहे, ठीक है, जैसे प्रकाश वायु से जल में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब ले लें हम वाटर, और फिर यहाँ पे वाटर है इसलिए कांच है, ये ग्लास है, और इसको हटा दिया जाए, तो प्रकाश वायु से किस में आ रही है, जल में, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और फिर जल से किस में आएगी, जल से फिर इसमें इसके सघन हो जाएगा, तो जल से फिर वायु में प्रवेश करेगी, तो जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और फिर ग्लास से किस में जाएगी, वायु में, तो ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब इसको जब स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है, स्नेल का नियम, तो यहाँ हो जाए साइन I बटा साइन R, और आप ये देख सकते हो कि यह R इसके बराबर होगा, और ये R' हो जाएगा, ये R' जो होगा इसके बराबर होगा, इस आपतन कोण, और ये जो है I' कर लिया जाए, जो I के बराबर होता है, I निर्गत कोण इसको बोलते हैं, इसके बराबर होगा। इन सभी तीनों का जो गुणनफल होगा यानी ANW, WNG और GNW, ठीक है, ग्लास से वायु में जा रहा है तो GNA होगा, इसका गुणनफल जो 1 होता है। कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको यहाँ रहने दिया जाए, तो WNG इक्वल हो जाएगा, इसका गुणा में इधर का भाग होगा, वायु के साथ ANW, ठीक है, और गुणे GN
ए, देखो ग्लास के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब a एन जी एन ए को 1/a लिख सकते हैं। बताएं यहाँ पे परस्पर बदल दिया जाएगा, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। अब लिखना y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसके बराबर क्या होगा, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको परस्पर बताएं चेंज कर दिया जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/a(n)w इंटू 1/a(n)g, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा W(n)g इक्वल a(n)g बटा a(n)w। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे आप, इसको याद रखना होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वह जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो जो बाद में होगा एंड जिसके सापेक्ष होगा उसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक नीचे रहेगा, और जो बाद में यहाँ लिखा रहेगा सापेक्ष में नीचे, तो इसका इसके सापेक्ष y के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ऊपर रहेगा। जैसे अब इसको हम मान लिया जाए कि G(n)w लिख रहे हैं, तो ये बाद में है तो इसका अपवर्तनांक पहले लिखेंगे, ये पहले है तो इसका अपवर्तनांक बाद में लिखेंगे, यहाँ y के सापेक्ष लिखेंगे। ठीक, यानी पहला माध्यम y है। इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन बनते हैं और स्नेल के नियम में भी इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, पूरा एक टाइप का इस पे प्रश्न बनता है। तो इसमें प्रकाश की चाल से अपवर्तन को भी डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, अगर पहला माध्यम वायु निर्वात है तो C/Vm यानी माध्यम में प्रकाश की चाल अथवा वायु निर्वात में प्रकाश जो है यह अपवर्तनांक होता है 1 या 2, इसको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, या n भी केवल लिखा जाता है, इसको भी याद रखना होगा। यानी जो लिखा गया था अभी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये चीज़ें और ये दोनों एक ही है। इसमें मान लिया गया कि पहला माध्यम निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होता है। कई बार प्रश्न में जो है ये वैल्यू दिया नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। ये जो प्रकाश की चाल याद रखना पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन किस पृष्ठ से होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया है समतल पृष्ठ है, समतल पारदर्शी पृष्ठ है, तो समतल पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा गया है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, उसी तरह से समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। ठीक है, इसमें उसमें समतल दर्पण का उपयोग हुआ था। फिर बाद में हम दूसरा पढ़े थे गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। यहाँ भी पढ़ेंगे आप गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण की जगह गोलीय पृष्ठ कहेंगे, गोलीय पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का होगा गोलीय दर्पण से, गोलीय पृष्ठ से, पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन हमेशा स्नेल के नियम के अनुसार, यानी अपवर्तन के नियम के अनुसार ही होगा। तो ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। धन्यवाद।